एरिस्टोटल की पोएटिक के सारे चैप्टर इस वीडियो में मुख्तसर बताए जाएंगे। पोएटिक दरअसल बेसिक प्रिंसिपल के साथ डील करती है। एरिस्टोटल की ये किताब, वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, पोइट्री और एपिक पोइट्री है। चैप्टर 1 में इमिटेशन के मुतालिक बताया गया है। चैप्टर 1 में कहता है एरिस्टोटल के तमाम आर्ट्स, पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग सब इमिटेशन के तहत आते हैं और सब ये इमिटेशन पे डिपेंड करते हैं। और मज़ीद कहता है कि अगर इमिटेशन ना होती तो ये सारे आर्ट्स भी ना होते। और ये भी कहता है कि इमिटेशन 3 किस्म की होती है। पहला है मीडियम, मीन्स के ज़रिया, किस ज़रिए से, किस मीडियम के ज़रिए इमिटेशन होती है। दूसरा है ऑब्जेक्ट्स, कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके तहत हम इमिटेशन करते हैं। तीसरा है मूड ऑफ इमिटेशन, कि अब इमिटेशन कर रही हो लेकिन इमिटेशन किस तरीके से कर रही हो, आपका अंदाज क्या है इमिटेशन का, आप किस ऑब्जेक्ट पे इमिटेशन कर रही हो, आप किस ज़रिए से इमिटेशन कर रही हो। तो ये 3 इमिटेशन हमें बताएंगे। फिर बात करता है चैप्टर 2 में जो इसका टाइटल है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। इस चैप्टर में हमें बताता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन कौन से होने चाहिए, और हमें कॉमेडी और ट्रेजेडी के मुतालिक इसमें बताया जाता है कि अगर आपके पास करैक्टर्स हों कॉमेडी के, तो वो क्या होते हैं कि पहले तो बेहतर करके पेश किए जाते हैं कॉमेडी के करैक्टर्स, या फिर वर्स करके पेश किए जाते हैं। कॉमेडी में जो लोग होते हैं वो बदतर यानी वर्स होते हैं, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे जाती है वो जो बदतर लोग थे कॉमेडी में, जो एक्टर्स थे, जो एक्टिंग कर रहे थे, ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, वो जैसे कहानी आगे जाती है तो वो बेटर पर्सन बनते जा रहे होते हैं, बेटर कैरेक्टर बनते जा रहे होते हैं। फिर बात करते हैं ट्रेजेडी किसी चैप्टर 2 में, कहते हैं ट्रेजेडी से तरबिया भी कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स ट्रेजेडी में होते हैं वो तो अच्छे होते हैं और नोबल होते हैं, लेकिन जूं जूं कहानी आगे जाती है वो जो करैक्टर्स होते हैं, वो जो नोबल करैक्टर, जो अच्छे करैक्टर्स होते हैं, वो अपने डिसीजंस की वजह से, अपने फ़ैसलों की वजह से डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। बाज़ औक़ात हम लाइफ में गलत फ़ैसले लेते हैं और उन फ़ैसलों की वजह से हमें पछताना पड़ता है। तो ये हमें एरिस्टोटल इस चैप्टर 2 में द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में हमें बताता है। फिर इसी तरह चैप्टर 3 जो है, जिसका टाइटल है द मैनर ऑफ इमिटेशन। द मैनर ऑफ इमिटेशन में एरिस्टोटल नकल करने के तरीकों पर रोशनी डालता है कि आप किस तरीके से नकल कर सकते हैं, इमिटेशन कर सकते हैं। मतलब मैनर ऑफ इमिटेशन का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह है, कौन से ज़राए हैं। तो इसकी एग्जांपल हमें एरिस्टोटल पोइट और पोइम्स से देता है। इसी चैप्टर में वो कहता है कि जब भी पोइट पोइम्स लिखता है तो वो 3 तरीके इस्तेमाल करता है, 3 मैनर ऑफ इमिटेशन इस्तेमाल करता है, 3 नकल करने का अंदाज इस्तेमाल कर सकता है, और इसी के तहत वो अपनी पोइम लिखता है। पहला जो मैनर होता है वो नरेशन का है। दूसरा जो मैनर है वो ड्रामेटिक मेथड है। ड्रामेटिक मेथड में वो किरदार जो हमारे सामने हरकत कर रहे होते हैं। नरेशन में शायरी को बयान किया जाता है, समझाया जाता है, जबकि ड्रामेटिक मेथड में पोइट ड्रामे का सहारा लेता है। तीसरा जो मैनर है, और एरिस्टोटल तीसरे मैनर में कहता है कि ऐसे किरदार होने चाहिए शायरी में, और ऐसे किरदार यूज़ करने चाहिए शायरी में जो हमारे सामने चल फिर रहे हों। फिर चैप्टर 4 में एरिस्टोटल हमें बताता है ओरिजिन ऑफ पोइट्री के मतलब, कि पोइट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके आगाज़ क्या हुआ, कहाँ से हुआ। एरिस्टोटल कहता है कि शायरी ने 2 तरीक़ों से जन्म लिया। पहला तरीका इमिटेशन यानी नकाली से। वो कैसे?
वो ऐसे बचपन से हम नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं अपने आस पास की ज़िंदगी को। ये इस चैप्टर में बता रहा है एज इट इज़, जैसे मैं बता रहा हूँ। किसी की इमिटेशन करने से हमें खुशी और मज़ा आता है, ये आपने फील किया होगा ये करते हुए। और दूसरी वजह जिससे शायरी वजूद में आई, वो हमारा रिदम से लगाव है, रिदम से मोहब्बत है, प्यार है, इंटरेस्ट है। जैसे मैं कहूँ, जो एंड वो आर वन फाइन क्लोथिंग फॉर द सोल डिवाइन, ये रिदम है। फिर चैप्टर 5 में एरिस्टोटल बात करता है और उसका टाइटल है चैप्टर 5 का कॉमेडी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी। तो इस चैप्टर 5 में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमेडी के मतलब। इसमें जो किरदार होते हैं वो लोअर टाइप होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे किरदार होने चाहिए। एरिस्टोटल कहता है कि कॉमेडी में लोअर टाइप का ये मतलब नहीं कि बुरे किरदार होने चाहिए, बल्कि बदसूरत से बदसूरत मुज़क्का खेज होने चाहिए। एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी में फ़र्क बयान करते हुए एरिस्टोटल कहता है कि एपिक पोइट्री में नरेशन होती है, बयानिया अंदाज होता है, मतलब कहानी को कहानी की सूरत में बताया जाता है, जबकि ट्रेजेडी में ड्रामाई अंदाज होता है, ड्रामेटिक अंदाज होता है। मतलब क्या है कि एक किरदार होता है जो अपने अंदाज में परफॉर्म कर रहा होता है अपने एक्ट्स को। एपिक में वन टाइप ऑफ मीटर होता है, जबकि ट्रेजेडी में मुख्तलिफ मीटर्स में ये ट्रेजेडी लिखी जाती है। ये हो गया इस चैप्टर का मुख्तसरन तारफ चैप्टर 5 का। फिर चैप्टर 6 में बात करता है डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। ये इसका टाइटल है चैप्टर 6 का। इस चैप्टर्स में ट्रेजेडी की डेफिनेशन करते हुए कहता है कि ट्रेजेडी को संजीदा और मुकम्मल होना चाहिए। ट्रेजेडी को ड्रामेटिक मैनर में होना चाहिए ताकि पिटी और फेयर को सामने आना चाहिए, डर सामने आना चाहिए। जब तक डर और गम ये अवाम को महसूस नहीं होगा, रीडर्स को महसूस नहीं होगा, तो इट मीन्स कि ये ट्रेजेडी नहीं है। फिर इसी चैप्टर में 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पर बात करता है और हमें बताता है कि 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कौन से हैं। पहला है प्लॉट। प्लॉट कैसा होना चाहिए ये एरिस्टोटल बताता है। फिर उसके बाद करैक्टर पे बात करता है कि करैक्टर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। फिर थॉट होनी चाहिए, स्पेक्टिकल किस तरह का आपका, ये चीज़ मैटर करती है, सीन भी। फिर म्यूज़िक भी होनी चाहिए ट्रेजेडी में, ये भी एरिस्टोटल इसी चैप्टर में कहता है। फिर एरिस्टोटल बात करता है डिक्शन पे कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कौन से होने चाहिए, डिक्शन कौन सी होनी चाहिए जिसके तहत जो ट्रेजेडी है वो अवाम में मशहूर हो और अवाम में पिटी और फेयर जन्म ले, डर और खौफ, मुसीबतों को फील करे अवाम। तो ये चैप्टर 6 तक मैंने आपको इस वीडियो में डिफाइन कर दिया है। चैप्टर 7 जो है वो उसका जो टाइटल है वो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का ढांचा कैसे होना चाहिए। इस चैप्टर में कहता है कि प्लॉट की मिडल, बिगनिंग और एंडिंग होनी चाहिए, और प्लॉट का स्टार्ट किस तरह होना चाहिए ये हमें बताता है इस चैप्टर में। मिडल किस तरह होना चाहिए और कैसे इन्फ्लुएंस करे अपने रीडर्स को, ये लाजमी मैटर करता है ऑथर्स के लिए। और फिर एंडिंग कैसे होनी चाहिए प्लॉट की, ये भी रीडर में, ताकि एंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि पिटी और फेयर को जन्म दे। ये चैप्टर 7 की ये मुख्तसरन हम बात करते हैं। फिर चैप्टर 8 में हमें बताया जाता है यूनाइटी ऑफ प्लॉट, जिसका टाइटल चैप्टर 8 का टाइटल यूनाइटी ऑफ प्लॉट है। अब यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि प्लॉट में यूनाइटी होनी चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए प्लॉट को, मतलब कि यूनाइटी ऑफ एक्शन, किसी भी ड्रामे में एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होना चाहिए कि यूनाइटी ऑफ एक्शन हमें नज़र आए हर जो भी ट्रेजेडी लिखी जाए।
और ये भी कहता है इस चैप्टर में कि अगर कहीं से भी यूनिटी ऑफ प्लॉट टूटा तो सारे का सारा प्लॉट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑथर्स पिटी एंड फेयर को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ एक्शन पे काफ़ी जोर देता है, प्लॉट की यूनिटी पे बहुत जोर देता है इस चैप्टर में। चैप्टर 9 में हमें पोइट्री एंड हिस्ट्री के मतलब बताता है कि पोइट्री और हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। ये चैप्टर 9 का टाइटल है। इस चैप्टर में पोइट्री और हिस्ट्री का फ़र्क बताते हुए कहता है कि पोइट्री ज़्यादातर फिलोसफिकल है, फलसफियाना अंदाज में पोइट्री लिखी गई है और तारीख़ में कम फिलॉसफी होती है। पोइट्री का थीम यूनिवर्सल होता है, दुनिया जानती है, आलमगीरियत होती है, जबकि हिस्ट्री किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास इलाके के लिए लिखी जाती है। शायरी जनरल ट्रुथ्स बताती है, सच बताती है, बड़े बड़े सच को ज़ाहिर करती है पोइट्री, जबकि तारीख़ फैक्ट्स, पर्टिकुलर फैक्ट्स को सामने ला रही होती है। इसी तरह चैप्टर 10, 11, 12 इन चैप्टर्स में डिस्कशन करता है प्लॉट पे, और प्लॉट कौन से सिंपल प्लॉट और कम्प्लेक्स प्लॉट में फ़र्क बताते हुए इस चैप्टर में एरिस्टोटल जिक्र करता है। मज़ीद हमें बताता है इन्हीं चैप्टर्स में कि डिस्कवरी, कैलेमिटी, रिवर्सल क्या है। अब सिंपल और कम्प्लेक्स प्लॉट के मुतालिक हम बात करते हैं। सिंपल प्लॉट क्या है? इसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता चलता है कि करैक्टर्स क्या करने वाले होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं। जबकि कम्प्लेक्स प्लॉट की बात करें, कम्प्लेक्स कहानी की बात करें, तो इनमें करैक्टर्स जो होते हैं वो पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इस प्लॉट में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे होते हैं। ये अब्बास मस्तान की मूवीज़ की तरह है, अगर आपने उनको देखा होगा या रेस मूवी देखी होगी तो ये कम्प्लेक्स प्लॉट टाइप एरिस्टोटल यहाँ पे बात करता है। ये प्लॉट चैलेंजिंग होते हैं, करैक्टर्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, नहीं पता चल रहा होता कि अब क्या होगा, नहीं पता चला कि सैफ अली ख़ान ने किस तरह वो धोखा दिया या जॉन इब्राहिम ने किस तरह, जैसे आपने अगर वो मूवीज़ देखी हो तो वो कम्प्लेक्स प्लॉट की बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास। अब क्योंकि चैप्टर 10, 11, 12 में मज़ीद जिन बात पे एरिस्टोटल ने ज़िक्र किया वो उनमें एक रिवर्सल भी है। इन चैप्टर्स में रिवर्सल पे बात करता है और कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हीरो कुछ और सोच रहा होता है और हो कुछ और हो जाता है, मीनिंग ए सिचुएशन इन विच द consequence ऑफ द हीरोज एक्शन इज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही इंटेंडेड। इसका ये मतलब है कि हीरो कुछ और सोच रहा होता है कि मैं ये करूँगा, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो उन सर्कमस्टेंसेस से उसकी सिचुएशन तब्दील हो जाती है। अब इन्हीं चैप्टर में एक और बात करता है डिस्कवरी पे कि डिस्कवरी क्या है। इसको अगर मैं ये कहूँ कि ए टर्निंग पॉइंट ऑफ विच some sort of discovery leads directly to the change of fortune। जैसे कि नाम से जाहिर है, डिस्कवरी एक करेक्टर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें वो सच को देख लेता है, अपने सच को समझ रहा होता है, और क्योंकि वो सच के पीछे भाग रहा होता है तो उसको सच का डिस्कवर हो जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको इडिपस रेक्स को पढ़ते हुए मिलेगी, जब वो अपने माँ बाप की तलाश में निकलता है और अपने माँ बाप के मुतल्लिक जानता है, असलियत जानता है। फिर चैप्टर 13 में द पार्ट्स ऑफ ए परफेक्ट ट्रेजेडी पे, ये इसका टाइटल है, द पार्ट्स ऑफ ए परफेक्ट ट्रेजेडी। इसमें परफेक्ट ट्रेजेडी के एलिमेंट्स बताता है, कहता है कि परफेक्ट ट्रेजेडी के लिए कम्प्लेक्स प्लॉट का होना ज़रूरी है, और मज़ीद कहता है कि कम्प्लेक्स प्लॉट तो होना चाहिए लेकिन ऐसा प्लॉट हो जिसमें हमदर्दी, गुर्बत और डर पैदा हो। ये परफेक्ट प्लॉट का
बेस्ट एग्जाम्पल एरिस्टोटल देता है। ये चीज़ कम्प्लेक्स प्लॉट में होनी चाहिए ट्रेजिडी के। नोबल मैन जो है ना, जो ट्रेजिडी का हीरो है, वो खुशहाली हैप्पीनेस से एडवर्सिटी की तरफ जाते हुए दिखे, ये एरिस्टोटल शर्त आयद कर देता है। एरिस्टोटल कहता है कि मुझे वो करैक्टर चाहिए जिसमें जो नोबल मैन है वो खुशहाली से ना एडवर्सिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिखे, तब मैं कहूँगा कि ये परफेक्ट ट्रेजिडी है। तो इस चैप्टर में ये बात करता है। फिर चैप्टर 14 जो है उसका जो टाइटल है वो द ट्रेजिक प्लेयर है। इसमें एम ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के मकसद पर बात होती है। कहता है कि ट्रेजिडी का मकसद तरस और हमदर्दी पैदा करना है, लोगों में इस चीज़ के एहसास पैदा करना है कि वो पिटी और फेयर को महसूस कर सकें। क्योंकि एरिस्टोटल का जो एम है, मकसद जो है, तब पूरा होता है जब लोग इसको महसूस करते हैं, पिटी और फेयर को। और ट्रेजिक सिचुएशन उस वक्त पैदा होनी चाहिए, या फिर यूं कहूँ कि ट्रेजिडी उस वक्त बेहतरीन सूरत में पाई जाती है, एरिस्टोटल कहता है, जब ट्रेजिक इंसिडेंट्स इन लोगों के दरमियान में पाए जाते हों, जो आपके रिश्तेदारों के साथ हों या आपके करीबी दोस्तों के साथ हों। तो एरिस्टोटल कहता है कि मुझे वो ट्रेजिडी ऐसा लगता है कि उस ट्रेजिडी का प्लेयर अलग है, उस ट्रेजिडी का एम अलग है, वो ट्रेजिडी परफेक्ट है जो आप खुद महसूस कर पाओ कि ये ट्रेजिडी है, ये ट्रेजिडी हमने देखी है, हमने आसपास अपने लोगों के दरमियान देखी है। तो ये चैप्टर 14 में एरिस्टोटल बात करता है। इसी तरह चैप्टर 15 में एसेंशियल्स ऑफ ट्रेजिक कैरेक्टर के मुतालिक बात करता है। अब हमें इस चैप्टर में क्या कहता है कि एक करैक्टर के लिए कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए और वो चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले कहता है कि करैक्टर में गुडनेस होनी चाहिए, कि नेकी उसमें हो और अच्छाई हो, वो अच्छा हो, सोसाइटी उसे जानती हो, नोबल हो। उसके बाद हमें कहता है, फॉरगिव मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, प्रोपर्टी मीन्स मुनासबत, कि जो किरदार हो उसमें मुनासबत होनी चाहिए, दूसरे लोगों से उसका मिलना जुलना हो। अब फिर हमें बताता है एरिस्टोटल के एसेंशियल ऑफ ट्रेजिक कैरेक्टर में तीसरी कौन सी चीज़ होनी चाहिए। कहता है कि कैरेक्टर शुड बी ट्रू टू लाइफ, कि एक जो किरदार हो वो सच्चा हो, हकीकी ज़िंदगी से मिलता हो, हकीकत को फॉलो करता हो। फिर हमें जो फोर्थ खुसूसियत बताता है ना, वो कहता है कि एक कैरेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट, कि एक किरदार को ना, जो कैरेक्टर ट्रेजिक किरदार हो वो क्या हो, कंसिस्टेंट हो, मतलब मुस्तकिल मिजाज हो, अपने काम में तब्दीली ना लाए, बल्कि जो काम करे उससे ठान कर करे, उसमें उसको उस वक्त तक करे जब तक उससे हो नहीं जाता, और वो कर के दम ले। इस चैप्टर 16 का जो टाइटल है वो है काइंड्स ऑफ रिकग्निशन। अब रिकग्निशन को ग्रीक ज़ुबान में हम देखें तो इसका मीनिंग बनेगा एनेग्नोरेसिस, और इसकी डेफिनेशन ये है कि जब एक करैक्टर अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू पहचान, अपने आप को जब पहचानता है तो इसे हम रिकग्निशन कहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैं एडिपस रेक्स की देता हूँ, जहाँ पर एडिपस रेक्स यानी एडिपस जो है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी उसे तब पता चलता है जिस बंदे को एडिपस ने मारा था, जब उसे पता चलता है कि वो बंदा तो मेरा बाप है, और जिस औरत से मैंने शादी की है ये औरत तो मेरी माँ है। तो यहाँ से इसे अपनी आइडेंटिटी का, अपनी पहचान का पता चलता है, तो ये रिकग्निशन कहलाता है। इसको सिंपल लफ्ज़ों में अगर रिकग्निशन को मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये हो जाएगा इग्नोरेंस टू नॉलेज। अब इससे क्या मुराद है कि इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ आना, जैसे एडिपस आया था, पहले इग्नोरेंस में था, जहालत में था, यानी उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं था,
जब उस नॉलेज की तरफ आया तो उसे पता चला कि जिस माँ से, जिस बाप का, तो वो तो ये मेरे तल्लुक में आते हैं ना, जिस माँ से शादी की, जिस बाप को मारा, तो वो मेरे एक्चुअली माँ बाप थे। खैर, अरिस्टोटल का मानना है कि रिकग्निशन एक ट्रेजेडी के प्लॉट यानी कहानी में इस रिकग्निशन का होना लाजमी है। रिकग्निशन के बगैर प्लॉट कहीं ना कहीं अधूरा होता है। इसके बाद अरिस्टोटल इस रिकग्निशन की टाइप्स बताता है, काइंड्स बताता है। पहले में बताता है कि करैक्टर जो है वो साइंस से पहचान यानी रिकग्निशन हासिल करता है, उसके सामने साइंस होने चाहिए। उसके बाद दूसरे में बताता है कि टर्न ऑफ इंसिडेंट्स, रिकग्निशन बाय टर्न ऑफ इंसिडेंट्स में बताता है कि करैक्टर को अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी किसी इंसिडेंट्स के ज़रिए पता चलती है। अगर आपने एडिपस पढ़ा है तो उसमें एडिपस को पता चलता है कि जिस बंदे को उसने मारा वो उसका बाप था। उसके बाद इसके एक्चुअली जो लाइफ होती है वो रिवील हो जाती है। खैर, इसके बाद रिकग्निशन इन्वेंटेड बाय पोएट, यानी पोएट जो रिकग्निशन, जो पहचान करैक्टर को ऑथर दे, इससे कहते हैं रिकग्निशन इन्वेंटेड बाय पोएट। नंबर 4 में रिकग्निशन बाय मेमोरी, यानी करैक्टर को अपनी आइडेंटिटी, अपनी भूली हुई मेमोरीज जब याद आ जाए तो उसे रिकग्निशन बाय मेमोरी कहते हैं। फिर इसके बाद है रिकग्निशन बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इसमें करैक्टर अक्ल को, माइंड को यूज़ करके अपने आप को पहचानने की, जानने की कोशिश करता है। और आखिर पर है रिकग्निशन थ्रू इंसिडेंट्स और एक्शंस। इससे मुराद ये है कि करैक्टर अपने आप को डिफरेंट इंसिडेंट्स यानी वाक़यात से और एक्शंस की वजह से रिकग्नाइज करता है, पहचानता है। इसको समझने के लिए आपको एडिपस रेक्स का प्ले इन सब पर जो भी मैंने बताया अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इस चैप्टर को ईजिली समझ जाएंगे। चैप्टर 17 में जिसका टाइटल है प्रैक्टिकल रूल्स फॉर ट्रेजिक पोएट, इसमें अरिस्टोटल कहता है कि पोएट अगर कुछ लिखने जा रहा है तो पोएट को चाहिए कि वो पहले इमेजिन करे, यानी तख़य्युल में लेकर आए। इमेजिनेशन, उस जो चीज़ सोच रहा है ना उसकी इमेजिनेशन माइंड में रखे, एक स्केच रखे, क्योंकि पोएट की मेंटल आई उसे बता सकती है कि कौन सी एक्शंस, कौन सी डिक्शन यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर हो सकती है। और हाँ, अगर पोएट कुछ लिखने जा रहा है ना तो सबसे पहले पोएट को वो इमोशंस, वो फीलिंग्स महसूस करनी चाहिए जो वो लिखने जा रहा है। जो लिख रहा है इसका पोएट को खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोएट लाइफ के बुरे तजर्बात यानी लाइफ के बैड एक्सपीरियंस से भी गुजरा हुआ हो, तब जाके वो अच्छी पोइट्री लिख सकता है, यानी ट्रेजिक पोएट बन सकता है। चैप्टर 18 में जिसका टाइटल प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर राइटिंग अ ट्रेजेडी, उसमें यानी अरिस्टोटल कहता है कि वो राइटर है ही नहीं जो अपनी कहानी का स्केच माइंड में नहीं रखता। अरिस्टोटल मज़ीद कहता है कि अगर कोई पोएट या राइटर कुछ लिखने जा रहा है तो इस राइटर को चाहिए कि वो अपनी ट्रेजेडी में कॉम्प्लिकेशन पाए, लेकर आए, यानी अपनी ट्रेजेडी में ना इंसिडेंट्स, वाक़यात को कॉम्प्लिकेट रखे, इजी ना रखे कि समझ आ जाए फ़ौरन। आप अगर कहानी पढ़ रहे हो तो फ़ौरन समझ आए ना। अरिस्टोटल कहता है कि कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए, आपका माइंड सोचने लगे। खैर, और राइटर को एक और चीज़ को भी माइंड में राइटर को रखना है, वो ये है कि किस तरह इसकी कहानी का एंड होगा। ये सब चीज़ें एक अच्छे ट्रेजिक राइटर की पहचान है। डिक्शन एंड सेंटिमेंट जिसका टाइटल है, इसमें अरिस्टोटल कहता है कि थॉट एंड डिक्शन मतलब एक सोच, थॉट मतलब सोच, डिक्शन वर्ड्स का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, थॉट एंड डिक्शन, ये ट्रेजेडी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लाजमी बात है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई ख्याल, कोई सोच, कोई आइडिया, ये भी किसी चीज़ को लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। खैर, अरिस्टोटल कहता है कि करैक्टर के अल्फाज इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि जब वो बोले तो उसकी हर बात सच लगे। और करैक्टर की डिक्शन यानी वर्ड्स इतने मजबूत होने चाहिए कि इसके बोलने से करैक्टर का इमोशंस, करैक्टर की फीलिंग्स,
कैरेक्टर का जो बोलने का अंदाज़ है, कैरेक्टर जो कहना चाहता है वो रीडर को फील हो, महसूस हो। हम चैप्टर्स के मतलब बात करने वाले हैं वो 20 से लेकर 26 तक है, यानी कि आज हम लास्ट चैप्टर पढ़कर ही ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो चैप्टर 20 और 21 में, जिसका टाइटल है वेरियस पार्ट्स ऑफ डिक्शन, इन चैप्टर्स में एरिस्टोटल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के मुतालिक बात कर रहा है। जब ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही हो तो एरिस्टोटल लेटर्स की भी बात करता है, सिलेबल्स की बात करता है, नाउन, सेंटेंस, फ्रेज, मेटाफोर के मुतालिक बात करता है इन चैप्टर्स में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक भी बताता है। चैप्टर 22 में, जिसका टाइटल है डिक्शन एंड स्टाइल, इस चैप्टर में एरिस्टोटल का कहना है कि पोइट का स्टाइल यानी लिखने का अंदाज डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए, यानी बनावटी स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। इसमें एरिस्टोटल ये बात क्लियर करता है कि पोइट जो भी लिखे वो वर्क ना तो मीन यानी लो क्लास का हो, मतलब घटिया वर्क तो बिल्कुल नहीं लिखे पोइट, और ना ही हद से ज़्यादा सुपीरियर हो कि किसी की समझने के काबिल ही ना हो। बस पोइट का स्टाइल ऑफ राइटिंग क्लियर यानी वाजिया हो। चैप्टर 23, जिसका टाइटल है एपिक एंड पोइट्री, इस चैप्टर में, जैसे कि नाम से जाहिर है, एरिस्टोटल एपिक पोइट्री पर बात करते हुए कहता है कि एपिक में जो स्टोरी होती है ना, वो एक जंग से, वो एक वॉर से रिलेटेड इंसिडेंट को डिस्क्राइब करती है, बयान करती है, और ये सब इंसिडेंट्स पोइटिक लैंग्वेज में होने चाहिए और होते हैं। अब ये बात करने के बाद एरिस्टोटल कहता है कि जिस तरह ट्रेजेडी का प्लॉट होता है उस तरह एपिक पोइट्री का प्लॉट भी होना चाहिए। जिस तरह ट्रेजेडी के ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस तरह एपिक के भी ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ट्रेजेडी ही की तरह एपिक की भी बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग होनी चाहिए जैसे ट्रेजेडी में होती है। एरिस्टोटल का ये भी मानना है कि होमर एपिक पोइट्री में सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट लेकर चलता है अपनी एपिक्स में। जैसे फिर एरिस्टोटल एग्जाम्पल देता है, जैसे ट्रोजन वॉर में वो एक सब्जेक्ट लेकर चला था और अपनी एक एपिक बना डाली। चैप्टर 24 में, जिसका टाइटल एपिक एंड ट्रेजेडी है, इस चैप्टर में चैप्टर 23 की डिस्कशन एरिस्टोटल लेकर चलता है। अब इसमें एरिस्टोटल का कहना है कि ट्रेजेडी एंड एपिक के जो हीरोज़ हैं वो हायर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, यानी आला ख़ानदान से होते हैं। ट्रेजेडी और एपिक के सब्जेक्ट्स भी कोई आम सब्जेक्ट्स नहीं होते कि कहीं से कोई सब्जेक्ट ढूंढ कर ट्रेजेडी बना दी या एपिक बना दी, नहीं, बल्कि उनके सब्जेक्ट्स हायर सब्जेक्ट्स होते हैं, हायर क्लास के सब्जेक्ट्स होते हैं, आला ख़ानदान से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रेजेडी और एपिक में एक और फ़र्क होता है जो मैं आपको बता दूं कि ट्रेजेडी हो सकती है सब्जेक्ट के हिसाब से वल्गर हो, मगर जो एपिक है ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से वल्गर नहीं होगी। एपिक नैरेटिव है तो ट्रेजेडी ड्रामेटिक है। एपिक में ऑल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एपिक में सॉन्ग और स्पेक्टिकल नहीं होते, और ट्रेजेडी में सब के सब यानी 6 एलिमेंट्स होते हैं। चैप्टर 25 में, जिसका टाइटल है ग्रीक व्यू ऑफ रियलिज्म, इस चैप्टर में एरिस्टोटल का कहना है कि पोइट क्योंकि एक इमिटेटर होता है, इमिटेटर मीन्स हु कॉपीज द बिहेवियर और एक्शंस ऑफ अनदर। अब क्योंकि पोइट एक इमिटेटर है तो एरिस्टोटल का कहना है, मानना है कि चीज़ें जैसे हैं, जैसे होंगी या चीज़ों को जैसे होना चाहिए, पोइट उन चीज़ों को वैसे ही इमिटेट करे, वैसे ही इमिटेट पोइट को करना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए, क्योंकि रियलिज़म यानी हकीकत तभी सामने आएगी जैसे चीज़ें हैं। खैर, इसके बाद एरिस्टोटल ये भी कहता है कि रियलिज़म, रियलिटी, ये भी पोइट्री का हिस्सा होना चाहिए। पोइट ये चीज़ें तभी सामने लेकर आएंगे जब उन रियलिज़म को पोइट इमिटेट करेंगे, यानी उनकी नकल उतारनी शुरू करेंगे। अब नकल कैसे, इमिटेट कैसे, कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है पोइट वो लिखेंगे। जैसे कि जो सोसाइटी में जुल्म हो रहा है तो आप उस जुल्म को लिख देते हैं तो ये रियलिटी में आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी की हकीकत को लिख रहे हो।
चैप्टर 26 यानी पोएटिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द चार्ज अगेंस्ट ट्रेजेडी। इस चैप्टर में अरिस्टोटल अपने दौर के उन क्रिटिक्स के मुतल्लिक बात करता है जिन्होंने ट्रेजेडी को वल्गर समझा था और एपिक को क्या समझा था, एपिक को सुपीरियर समझा था। लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी सुपीरियर है। अब आपका और हमारा क्वेश्चन होना चाहिए क्यों सुपीरियर है। तो अरिस्टोटल इसका आंसर करता है, कहता है कि ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स है ना, 6 एलिमेंट्स, वो एपिक ली हुई है। तो यहाँ पे कौन सुपीरियर है, एपिक या ट्रेजेडी? तो अगर ट्रेजेडी के एलिमेंट्स एपिक ने लिए हुए हैं तो इट मीन्स कि ट्रेजेडी सुपीरियर है एपिक से। तो इस तरीके से अरिस्टोटल वाज़िया करता है, क्लियर करता है। तो यहाँ तक उम्मीद है चैप्टर 1 से लेकर 26 तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा।